आज हम करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप 4 कॉलम्स बनाइएगा। लोड ड्यू टू इन फर्स्ट कॉलम, मैग्नीट्यूड इन किलो न्यूटन इन सेकंड कॉलम, डिस्टेंस फ्रॉम द टो इन थर्ड कॉलम एंड मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर्स इन फोर्थ कॉलम। तो सबसे पहले हम इवेलुएट करेंगे लोड्स ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। तो लोड्स डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे इसमें, डाउनवर्ड लोड्स कौन कौन से हैं इसमें, W1, W2, W3। ठीक, ये तीनों मेरे डाउनवर्ड फोर्सेस हैं जो कि कोशिश करते हैं कि मेरी काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल जो है वो जमीन के साथ बनी रहे और ओवरटर्न ना हो। ठीक है, तो W1 मैं बोलती हूं इट इज द लोड ड्यू टू द डेड वेट ऑफ द स्टेम। ठीक, W2 is the load due to the dead weight of the base. W3 is the load due to the dead weight of the backfill. ठीक, मैंने डायमेंशंस लिख दिए हैं और अब ये सारी चीजें हम इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे W1, लोड ड्यू टू W1। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बोला होगा मैग्नीट्यूड है गामा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, एरिया में इसलिए वहां पर कह रही थी बिकॉज मैं एक सेक्शन कंसिडर करती थी। ठीक है, जब हम बीम में देखते थे तो हम एक सेक्शन कंसिडर करते थे और उसी के दो, मान लीजिए ये मेरी बीम थी और उसमें मेरा B क्रॉस D था, तो मैं गामा को मल्टीप्लाई करती थी B क्रॉस D। तो मैंने आपको बोला था गामा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, लेकिन वो मैं ये सेक्शन को कंसिडरेशन में रख के बोलती थी। बेसिकली जब आपको किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, आप वो कैसे निकालते हो, आप गामा को मल्टीप्लाई करते हो वॉल्यूम, क्योंकि आपका गामा होता है इन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो आप उसको 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई करते हो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हो और आपको लोड आ जाता है उस चीज की वजह से। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस W1 की वजह से निकालना है लोड ड्यू टू दिस W1। मैं कैसे निकालती हूँ, ये मैं RCC की बात कर रही हूँ। तो RCC में ये मेरा जो गामा है यूनिट वेट दैट इज 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ दिस विड्थ 0.2 multiplied by this height 6.3 and multiplied by the span, जिसमें स्पैन कर रहा है, जितनी स्पैन इसकी है वो भी मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। लेकिन इसका स्पैन मुझे बहुत ज्यादा होता है। मेरी रिटेनिंग वॉल्स या बीम्स जो होती है दीज आर 10 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग, तो हम उस पूरी स्पैन में को कंसिडर नहीं करते हैं। मैंने आपको कल भी बोला, पिछले के लेक्चर्स में भी बोला था कि हम 1-1 मीटर के स्ट्रिप्स लेते हैं और उनमें हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहां पर भी हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हेन वी डू गामा बी डी मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड डायमेंशन दैट इज गामा मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, तो जो तीसरा डायमेंशन है वो मोस्टली 1 मीटर लेते हैं, क्योंकि हम 1-1 मीटर के स्ट्रिप्स को कंसिडर करते हैं। तो यहां पर आपको पिछले वीडियोज में कंफ्यूज नहीं होना कि हमने गामा मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्यों बोला था, क्योंकि 1 मीटर इज अंडरस्टूड, क्योंकि हम 1-1 मीटर्स की स्ट्रिप को कंसिडर करते हैं। बिल्कुल यहां पर भी हमें वही है, गामा मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। गामा इज 25 फॉर RCC मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दैट इज विड्थ, हाइट एंड लेंथ में 1 मीटर स्ट्रिप कंसिडर करती हूं। ठीक, तो जब आप इसको इवेल्युएट करोगे आपका आंसर 31.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द टो कितनी है, ये वाली इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द टो, सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द टो कितनी है, मतलब हमें यहां से इवेल्युएट करनी है यहां तक इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो टो की प्रोजेक्शन हमने पहले वाले वीडियो में निकाल दी थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल देती हूं। टो की प्रोजेक्शन हमारी 1.1 मीटर्स आई थी। ठीक है, तो सेंट्रोइड तक इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, 1.1 प्लस द सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सेंट्रोइडल डिस्टेंस किसके बराबर होती है, दिस स्पैन डिवाइडेड बाई 2, सो इट्स 1.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वो आ जाएगी आपको डिस्टेंस फ्रॉम द टो, राइट। तो जब आप 31.5 दैट इज द मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई करते हो दिस सेंट्रोइडल डिस्टेंस दैट इज 1 प्लस 0.2/2, आपका मोमेंट निकल कर आता है 34.65 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैं W2 इवेल्युएट करूंगी। यहां पर सिर्फ एक चीज आप याद रखिएगा, जब हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात करते थे वहां पर जो हमारी स्टेम थी वो कुछ ऐसे होती थी। तो हम स्टेम को डिवाइड करते थे 2 फिगर्स में, W11 हम रेक्टेंगल का नाम रखते थे एंड W12 हम ट्राइंगल का नाम रखते थे। फिर इन दोनों का अलग मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करते थे और इन दोनों की अलग सेंट्रोइडल डिस्टेंसेस इवेल्युएट करते थे। लेकिन यहां पर काउंटरफोर्ट में जो हमारी स्टेम होती है इट इज कंप्लीटली रेक्टेंगुलर इन शेप, तो हमें इसमें W11 और W12 का कॉन्सेप्ट डालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोड ड्यू टू द स्टेम W1 कंसिडर करते हैं। ऑलराइट,
बिल्कुल इसी तरह अब हम W2 भी वैल्यूएट करेंगे, कैसे, गामा मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, गामा इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी आरसीसी है, मल्टीप्लाइड बाय B दैट इज 4.5 मल्टीप्लाइड बाय H दैट इज 0.4 और लेंथ यहां पर भी हम 1 मीटर कंसिडर करेंगे। तो ये जब आप कर लेते हो आपका आंसर 4.45 किलो न्यूटन आ जाता है। ठीक, उसके बाद इसकी डिस्टेंस भी फ्रॉम टो कितनी है, क्योंकि आपका लोड ऐसा है तो आपकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऐसे हमें लेनी है परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपका अगर लोड पड़ रहा है 45 तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस इस वाली स्लैब की, इस बेस की सेंट्रोइडल डिस्टेंस क्या है, सिंस दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप सो इट्स सेंट्रोइडल डिस्टेंस विल बी दिस width divided by 2 because it's rectangular, rectangle की सेंट्रोइडल डिस्टेंस तो बड़ी आसान है। ठीक, सो इट्स 4.5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जब अब आपको इस W2 की वजह से देखना है मोमेंट कितना जनरेट होगा इस पॉइंट पे, वो कितना आएगा, दिस W2 मल्टीप्लाइड बाय द सेंट्रोइडल डिस्टेंस दैट इज 45 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 बाय 2। फाइन, तो वो आपका आंसर आता है 101.2 किलो न्यूटन मीटर। ऑल राइट, अब हम जाते हैं W3 की ओर, मतलब बैकफिल की वजह से हमारा डाउनवर्ड लोड कितना आता है, वो किसके बराबर है, गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। गामा तो है 16, यहां पर आपका गामा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर आरसीसी नहीं है बल्कि सॉइल है, और सॉइल का यूनिट वेट आपको क्वेश्चन में दे के है 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज द हील प्रोजेक्शन। ये पिछले वीडियो में हमने निकाला था 3.3, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए, पार्ट 1 आप देख लीजिए। ठीक, सो दिस इज 3.3 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट दैट इज 6.3। ठीक है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, दैट इज जब आप ये इवेल्युएट करोगे आपका 332.64 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस W3 निकलेगा। ठीक है, अब इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी आएगी, एक तो टो की प्रोजेक्शन प्लस स्टेम की विड्थ प्लस, सिंस ये भी जो है दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर इन शेप, हम ये भी रेक्टेंगल इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी आएगी, दिस विड्थ डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 1.1 प्लस 0.2 प्लस 3.3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये जब आप इस डिस्टेंस फ्रॉम द टो को मल्टीप्लाई करते हो मैग्नीट्यूड से दैट इज 332.64, आपका आंसर आता है 948 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे डाउनवर्ड फोर्सेस इवेल्युएट हो गए। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, अब हमें ओवरटर्निंग मोमेंट इवेल्युएट करना है। ये आप देख लीजिए, जब आपका बैकफिल का एक्टिव अर्थ प्रेशर, वो प्रेशर जो आपकी काउंटरफुट रिटेनिंग वॉल को टेंडेंसी रखता है ओवरटर्न कराने की और स्लाइड कराने की। ठीक है, जब आपका वो प्रेशर इस काउंटरफुट रिटेनिंग वॉल पे पड़ता है तो आपका रिटेनिंग वॉल टेंड करता है ओवरटर्न करने का। ठीक है, मतलब जो हमारा टो है वो जमीन में धंस जाता है, हमारी जो हील है वो ऊपर चली जाती है और हमारा स्ट्रक्चर ओवरटर्न कर जाता है। अब वही ओवरटर्निंग मोमेंट हमें इवेल्युएट करनी है, बिकॉज दैट इज द मोमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच आवर काउंटरफुट रिटेनिंग वॉल विल बी फेल्ड। ठीक, जो हमारी इस रिटेनिंग वॉल को फेल कर जाएगा। ठीक, वो किसके बराबर होगा, वो आप देख लीजिए, हमारा जो ओवरटर्निंग मोमेंट है वो किस वजह से है, वो एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल की वजह से है। एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल ऐसे है, ये मान लीजिए मेरी रिटेनिंग वॉल है और मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर ऐसा है। इस एक्टिव अर्थ प्रेशर की जो बेस है दैट इज KA गामा H एंड दिस इज H। ठीक, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं इस प्रेशर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, वो किसके बराबर होगा, इसका एरिया दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड दैट इज हाफ ऑफ KA गामा H इंटू H दैट इज हाफ ऑफ KA गामा H स्क्वायर, हाफ ऑफ KA गामा H स्क्वायर। K का वैल्यू 1/3 हमें निकला था बिकॉज हमारा फाई 30 डिग्रीज है, तो हमारा KA 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई करके आएगा। सो हमारा आंसर जो है 1/3 आएगा KA का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। गामा क्वेश्चन में दे के हैं 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और जो हमारा H है, हमारा H, ये हमारा H किसके बराबर आएगा 6.7 स्क्वायर। इसके भी अगर आप यूनिट्स देखोगे, यहां पर अगर आप ये देखोगे दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों, दिस इज इन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, सो इट्स किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पर भी वही लॉजिक है, आपको मल्टीप्लाई 1 मीटर स्पैन करना है तो वो आपका किलो न्यूटन में लोड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हमें क्या चाहिए, सेंटर। ये जो पहले आप इवेल्युएट करोगे आपका आंसर आएगा 119.7। अब इसको मल्टीप्लाई मुझे करनी है सेंट्रोइडल डिस्टेंस। सिंस मैं बेस से ऊपर जा रही हूं, मैं बेस से इवेल्युएट कर रही हूं सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम, तो वो किसके बराबर आएगी, दिस स्पैन डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन यू मूव फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। ठीक, दैट इज h/3, दैट इज 6.7 डिवाइडेड बाई 3। तो जब आप 6.7 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करते हो 119.7, आपका आंसर आता है 267.33 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हमारे डाउनवर्ड फोर्सेस भी इवेल्युएट हो गया, हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट भी इवेल्युएट हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं, अब हमें फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी निकालने हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी हम बाद में निकालेंगे, पहले हम समेशन ऑफ W लिख लेंगे, समेशन ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट लिख लेंगे और ओवरटर्निंग मोमेंट लिखेंगे। तो समेशन ऑफ W, जब आप सारे डाउनवर्ड फोर्सेस का समेशन लोगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 जो कि हमें निकला था अभी, दैट इज 31.5 प्लस 45 प्लस 332.64 किलो न्यूटन, तो आपका समेशन ऑफ W निकल कर आता है 409.14 किलो न्यूटन। इसी W की वजह से आपका रेजिस्टिंग मोमेंट इस स्टो पर कितना है वो भी हमने निकाल के रखा है, दैट इज 34.65 प्लस 101.2 प्लस 948, तो आपका जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो निकल कर आता है 1083.85 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट्स का ध्यान रख लीजिएगा। और ओवरटर्निंग मोमेंट हमारा सिर्फ एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से है, वो हमने अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू 267.33। यहां पर और एक और चीज हम लिख के रखते हैं, दैट इज पी। पी क्या है, पी है वो लोड, उस लोड का मैग्नीट्यूड जिसकी वजह से आपका ओवरटर्निंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, मतलब हाफ ऑफ के गामा h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, जो कि हमें निकला था मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरटर्निंग लोड, दैट इज 119.7, दैट इज 119.7 जो हमारा निकला था। ठीक है, तो वो ओवरटर्निंग लोड पी का नाम हम रख देते हैं, दैट इज 119.7 किलो न्यूटन। ये चीजें अब हमें यूज हो जाएंगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इवेल्युएट करने में। आगे चलते हैं, अब हम फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी इवेल्युएट कर लेते हैं। सिर्फ ये वैल्यूज आप लिख के रखिएगा अपनी नोटबुक में, मैं आपको बाद में नोटबुक भी दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स बना सकें। तो पहला फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें इवेल्युएट करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। ठीक है, किसके बराबर है, 90% ऑफ म्यू समेशन ऑफ W डिवाइडेड बाई P। ठीक है, म्यू का वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं देके हैं, लेकिन आप ये याद रख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आप 0.1 से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आप 0.1 से 0.9 तक ले सकते हो। यहां पर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 ले लेती हूं। समेशन ऑफ W अभी निकाला 409.14 और P का वैल्यू हमने रख दिया था 119.7। ठीक है, पुट कर लीजिए इसमें, आपका आंसर निकल कर आता है 1.53। और ये हमें पहले ही बोल दिया है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ग्रेटर देन 1.4 आना चाहिए, यहां पर आ रहा है, मतलब हमारी रिटेनिंग वॉल जो है वो स्लाइड नहीं करेगी, मतलब हमें शेयर की डिजाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा जो चेक है हमारा वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ये मैं आपको चेक करने के बगैर ही बता देती हूँ कि ओवरटर्न नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस है, हमारा रेजिस्टिंग मोमेंट जो है वो 1083.85 किलो न्यूटन मीटर आया था और हमारा ओवरटर्निंग मोमेंट जो है वो 267.33 आया था। तो ये हमें सीधे दिख रहा है कि कोई चीज जो आप, कोई ऐसा फोर्स जो आपके स्ट्रक्चर को मूव नहीं करने देना चाहता है वो आपको ज्यादा आ रहा है देन दैट फोर्स विच इज ट्राइंग टू मूव योर स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रक्चर मूव नहीं करेगा क्योंकि आपका रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा है, ओवरटर्न नहीं करेगा। तो ये हम देख लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग जो है हमारा वो अगेन 90% मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ओवरटर्निंग मोमेंट। ऑब्वियसली न्यूमरेटर इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मोमेंट, आपका एक ग्रेटर देन 1 आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। तो जब आप ये इवेल्युएट कर लेते हो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग जो है वो निकल कर आता है 3.69। आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग आता है 3.69 विच इज ग्रेटर देन 1.4। ठीक है, जब ये ग्रेटर देन 1.4 है मतलब इन नो केस योर काउंटरफोर्स रिटेनिंग वॉल इज एवर गोइंग टू ओवरटर्न। ठीक है, हेंस हमारा ओवरटर्निंग का चेक भी जो है वो ठीक आ गया। अब आप वीडियो पॉज करके नोटबुक देख लीजिए और अपने नोट्स अच्छे से फॉर्म कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं।
आगे जब हम चलते हैं, अब हमें चेक करना है, चेक फॉर इसेंट्रिसिटी, चेक फॉर दिस एक्स, वो क्या है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में डिटेल में बता दिया था। ठीक है, ये मेरा एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ये मेरा डाउनवर्ड फोर्स है जो कि W3 हमने लिया था। इन दोनों का रिजल्टेंट जब हम वेक्टर्स में देखते हैं वो यहाँ पर आएगा, मीन ज्यादा टूवर्ड्स टो है, लेकिन हम चाहते थे कि ये सेंटर पे लाई करता, मतलब सेंटर से इसकी कुछ इसेंट्रिसिटी है, ये हम b/2 रख लेते हैं, ये भी b/2 क्योंकि हम सेंटर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा x है एंड दिस इज इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज डिविएटेड फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो हमें ये x निकालना है, ये e निकालना है और एक चीज इवेल्युएट करनी है, वो हम कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो हम ये इवेल्युएट करेंगे और आप वो वीडियो देख लीजिए जहां पर मैंने x और e का कॉन्सेप्ट आपको बोल दिया है। ठीक है, फिलहाल यहां पर हम सीधे इवेल्युएट करेंगे। तो x बार, x किसके बराबर है, रेजिस्टिंग मोमेंट माइनस ओवरटर्निंग मोमेंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w। पहले ही हमने इन तीनों के वैल्यूज लिख रखे हैं, इसमें पुट करने हैं और x का वैल्यू आता है 1.97। e का वैल्यू किसके बराबर है, e का वैल्यू b/2 माइनस x, वो फिगर से भी सीधे दिख रहा था, वो वीडियो देख लीजिए आप। दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू यहाँ पर हमारा 4.5 है, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.97, तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकल कर आता है हमारा 0.26। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 1.97, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आएगा 0.26। अब हम निकालेंगे वो वैल्यू जो हमें चेक करना है। यहां पर मैं लिख देती हूं, x का वैल्यू तो मुझे आगे जरूरत नहीं है, e का वैल्यू मुझे जरूरत है 0.26। अब मुझे निकालना है b/6। b/6 किसके बराबर है, 4.5/6। जब आप ये इवेल्युएट करते हो इसका आंसर आता है 0.75 मीटर्स। तो चेक मुझे ये करना है कि मेरा जो E है ये लेस देन b/6 आना चाहिए। जब मेरी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो मेरा P मैक्स और P मिनिमम उन फॉर्मूला से निकल जाएगा जो कि मैं इसके बाद अप्लाई करने वाली हूं। अगर वाइसी वर्सा केस होता, मतलब E ग्रेटर देन b/6 होता, तो P मैक्स और P मिनिमम मुझे उन फॉर्मूला से नहीं निकलता जो मैं अभी यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो लेकिन मेरा चेक ठीक आ रहा है, मेरी इसेंट्रिसिटी लेस देन b/6 है, हेंस आई एम गुड टू गो। अब मैं P मैक्स और P मिनिमम निकालती हूँ। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में मैंने P मैक्स और P मिनिमम डिजाइन ऑफ टो में निकाला था, लेकिन यहां पर मैं यहीं पर P मैक्स और P मिनिमम निकालती हूं। P मैक्स किसके बराबर होता है, सिंपल फॉर्मूला, समेशन ऑफ W डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दिस काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल 1 + 6 टाइम्स इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ दिस रिटेनिंग वॉल। ये सारे वैल्यूज हमने लिख रखे हैं। समेशन ऑफ W 409.14, B इज 4.5, इसेंट्रिसिटी इज 0.26। इसमें पुट कर दीजिए, आपका P मैक्स जो है 122.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। P मैक्स का चेक ये है कि आपका P मैक्स लेस देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आना चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर रिटेन हो पाएगा जमीन पर। अगर आपके जमीन की बर्दाश्त के कुवत से ज्यादा आप कुछ लोड डाल रहे हो जमीन पर, तो जमीन वो बर्दाश्त नहीं करेगी और आपका जो स्ट्रक्चर है वो सिंक हो जाएगा। इसीलिए आपके स्ट्रक्चर का जितना भी लोड जमीन पे पड़ रहा है वो जमीन की ताकत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जमीन की ताकत को हम क्या कहते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो मेरा ये जो मैक्सिमम प्रेशर पड़ रहा है जमीन पर वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन सेफ बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। सेफ बियरिंग कैपेसिटी मुझे क्वेश्चन में देके है 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मतलब 122.4 इज ऑब्वियसली लेस देन 160, हेंस मेरा ये चेक बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा स्ट्रक्चर जो है वो जमीन पर स्टेबल है, वो सिंक नहीं होगा। इसके बाद मुझे P मिनिमम निकालना है। वो हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ एक साइन चेंज करके, यहां पर नेगेटिव एंड दिस इज P मिनिमम। ठीक है, और ये चेक जो है, इसका चेक ये है कि आपका P मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मींस देयर शुड नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू फॉर P मिनिमम। तो आपका P मिनिमम जब आप इसमें ये सारे वैल्यूज फिर से पुट करोगे तो आपका P मिनिमम का आंसर 59.40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, हेंस वी आर गुड टू गो। सिर्फ ये P मैक्स और P मिनिमम मैं आपको दिखा दूं ये कौन से प्रेशर्स हैं, ये कहां पर लाई करेंगे। ये मेरा काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल है, दिस इज P मैक्स ये है एंड P मिनिमम ये है।
ये जो काउंटरफुट रिटेनिंग वॉल है ये कुछ प्रेशर सॉइल पर एक्सर्ट करती है और सॉइल वापस इस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये वाली जो मैंने डायग्राम बनाई ना, ये अपवर्ड सॉइल प्रेशर है। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जो कि आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये मैं अपवर्ड फोर्स डायग्राम आगे जाके यूज करूंगी इन डिजाइन ऑफ टो, स्टेम, एटसेट्रा, टो एंड हील। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा डिजाइन ऑफ टो पे। अब मैं आपको नोटबुक दिखा देती हूँ और आप ये कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके।